Good morning everyone. Welcome to physics class. We were studying previous year board questions. In this series we have reached electrostatic potential and capacitance chapter. Today we are going to solve some questions from previous year board papers. Initially we will start with CBSE 2020 question. The CBSE 2020 paper carrying this question from electrostatic potential and capacitance chapter. This is the third part of that question. Alright, in first part it was asked to derive the potential, or I am going to elaborate what was that. Find the expression for the potential energy of a system of 2 point charges Q1 and Q2 having located at R1 and R2 position vectors, R1 and R2 vectors and in an external electric field. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो, और वो डेरिवेशन का पार्ट था, इसलिए मैंने उसको नहीं ऐड किया है कि हमें एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी जब दो चार्जेस Q1 और Q2 जिनकी जो पोजीशंस है या डायरेक्शंस है, डायरेक्शन वेक्टर R1 और R2 है और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे गए हैं. तो ये डेरिवेशन हमने अपने थ्योरी में किया है. उसी का न्यूमेरिकल पार्ट ये क्वेश्चन था जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. हम चूंकि यहाँ पे वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल का पार्ट है या फिर जिसमें कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट अप्लाइड है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं. 3 point charges, this was asked in CBSE 2020. 3 point charges +1 microcoulomb, -1 microcoulomb and +2 microcoulomb are initially infinite distance apart. शुरुआत में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 3 चार्जेस थे. ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे लाके खड़ा कर लेना है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर हो. यानी 3 चार्जेस जो शुरुआत में इनफाइनाइट पोजीशन पे कहीं पे थे, एक को लाना है, फिर दूसरे को लाना है, फिर तीसरे को लाना है और उनको ऐसे अरेंज करना है कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करे. तो कैसा अरेंजमेंट होगा उसको देख लेते हैं. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. ये वर्टिसेस पे चार्ज रखे जा रहे हैं. कौन कौन से चार्ज है? मान लीजिए ये साइड आपकी ए बी सी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. ए बी सी. ए पे रखा है Q1 जितना है +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम. बी पे रखा है -1 माइक्रोकूलम जो हम नाम दे दें जिसको Q2. और सी पे रखा है +2 माइक्रोकूलम. ये अरेंजमेंट हमने बना दिया. पहले जो इनफाइनाइट में चार्ज थे उनको एक साथ लाके. अब देखिए, जब हम ऐसा करेंगे हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट दी वर्क डन. इतना करने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. तो मान लीजिए सबसे पहले पहला चार्ज लाया जाता. चूंकि पहला चार्ज जब हम ला रहे थे तब हमारा कोई भी वर्क डन नहीं हुआ था. क्यों? क्योंकि पहले चार्ज को लाने में कोई फोर्स अपोजिट काम नहीं कर रहा था. तो पहले चार्ज लाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई. दूसरा चार्ज लाने में पहला चार्ज पहले से था. मान लीजिए Q2 लाए तो उस पर कितना पोटेंशियल उसको झेलना पड़ा? Q1 Q2 बाई वो जो डिस्टेंस है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई द डिस्टेंस. ठीक है, फिर दूसरे और पहला चार्ज आ गया, दूसरा आ गया, 2 आ गए. अब तीसरे चार्ज को लाने में एक पोटेंशियल इसके कारण लग रहा होगा, एक पोटेंशियल इसके कारण जनरेट होगा. दोनों का विरोध कर रहा होगा Q3, या फिर जो लाने में वर्क डन करना पड़ेगा वो उस पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा. यानी Q3 को लाने में Q1 Q3 भी रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, और Q2 Q3 भी रहेगा. यानी 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं Q1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1. ठीक है, हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना होगा उसके लिए, यानी पोटेंशियल जो भी पहले हम निकाले फिर उससे हम वर्क डन निकालते हैं. तो पोटेंशियल Q1 का और वर्क डन होगा तो Q1 Q3 बाई R है ना. तो इस पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन होगा उसको हम यहाँ पे निकालेंगे. तो देखिए कैसे होगा.
जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वही देखिए, वही पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सो द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द कंबाइंड सिस्टम, जब ये सिस्टम बन गया तब की पोटेंशियल एनर्जी में लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम बन गया है, तीन का अरेंजमेंट ही सिस्टम कहला रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखिए यहां पे क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0 तीनों ही टर्म में रहने वाला है, तो मैं बाहर ले रहा हूं 1/4πε0। पहले Q1 Q2 by R है ना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। Q1 Q2 by R, यहाँ पे पहले वाले दूसरे वाले को लाने में, पहले वाले को लाने में कोई एनर्जी नहीं लगेगी, दूसरे को लाने में पहले वाले के कारण यानी Q1 Q2 by R। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस R दी हुई है 10 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में हमको इसको मीटर में लिखना चाहिए, तो 0.1 मीटर। ठीक है, देख रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी और ये मल्टीप्लाई इनके चार्ज का। मैंने इसको माइक्रो कूलम में ही रखा हुआ है, यहां नहीं बंद करना चाहिए। प्लस अब दो लग गए, दो चार्ज आ गए, तीसरा वाला लाने में पहला वाला भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो वर्क डन उसके अगेंस्ट करना पड़ा होगा, दूसरा वाला भी फोर्स लगा रहा होगा उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ा होगा, तो प्लस Q2 Q3 बाई 0.1, उनके बीच की दूरी भी तो 10 सेंटीमीटर की इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दिया है। Q1 Q3 या Q3 Q1 आप कह दीजिए 0.1। ठीक है, अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज को उनके साइन के साथ रखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल में चार्ज हम उनके साइन के साथ रखा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज रखेंगे, हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। देखिए 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 नीचे, 1/10 नीचे, 1/10 नीचे, यानी 10 मल्टीप्लाई के ऊपर हमने 10 बाहर ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1/4πε0। देखिए 1/4πε0 की जो हम लोग वैल्यू यूज करते हैं वो करते हैं 9 × 10⁹9। कई बार यूज कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली इसको रख दे रहे हैं 9 × 10⁹9। अब अंदर जो वैल्यूज बच रही है वो केवल चार्ज का मल्टीप्लीकेशन है। Q1 Q2, Q1 कितना है +1 माइक्रोकूलम, यानी 1 माइक्रोकूलम है, और Q2 कितना है -1 माइक्रोकूलम, यानी +1 -1 यानी माइनस साइन 1 ही रहेगा, इंटू ये माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 होता है ना, 10⁻�6 कूलम, तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6, Q2 के लिए भी Q1 के लिए भी 10⁻12। ठीक है, 10⁻⁻12 ये हो गया। अब देखो प्लस ये भी तो है Q2 Q3 -1 +2 यानी -2 होना चाहिए, यानी प्लस साइन की जगह यहां क्या रखें माइनस साइन, -2 आएगा, इंटू ये भी 10⁻⁻6 10⁻⁻6 हो गया, प्लस अब ये तीसरा वाला लिख रहे हैं Q1 Q3। अच्छा ये दोनों तो प्लस में है, तो आंसर प्लस में इनका मल्टीप्लिकेशन, प्लस में 1 × 2 × 10⁻12 इसमें भी। ठीक है, अब आप देखिए सॉल्व करते हैं 10 और 9, ये कितना हो गया 9 + 1 10, 9 × 10⁻10। अब देखिए 10⁻12 तीनों में कॉमन ले लिए, 10⁻12 बाहर, -1 -2 +2 -2 कट गया -1। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आपको इजी सी दिख रही है, इट इज -9 × 10⁻12 +10 -2 तो ये हमारा एनर्जी आ गया जूल में। देखिए ये वो एनर्जी है जब हमारा सिस्टम बन चुका है। ठीक है, ये तब की एनर्जी जब सिस्टम बन चुका है। इनिशियली चार्जेस कहां पे थे? इनिशियली चार्जेस इनफाइनाइट पे थे, है ना, तो हम कह देंगे ये हमारी क्या है यू फाइनल है। क्या है ये यू फाइनल। सो यू इनिशियल, बट इनिशियल यू
क्या रहा होगा, इनिशियल यानी इनफाइनाइट पे चार्जेस रहे होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, जीरो। ठीक है, जीरो। ठीक है, तब अब आप खुद ही बताइए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या होगा, वही हमारा वर्क डन होगा। सो वर्क डन हम कह सकते हैं, सो वर्क डन इट इज W इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। W इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल मतलब जीरो, माइनस मतलब ये, देखिए माइनस मतलब ये। तो अब आप खुद ही देख पा रहे हैं, अच्छा नहीं, कैलकुलेट दी वर्क डन इन असेंबलिंग दी चार्जेस एट दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये U जो आया है ये फाइनल आया है माइनस में, तो ओवरऑल वर्क डन इसका कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इनिशियल जीरो देख लेते हैं, जीरो और फाइनल क्या है, अच्छा नहीं 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 नहीं, माइनस इधर है ना, माइनस 9 इंटू 10 पर 9, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, वही मैं सोच रही है, माइनस साइन क्यों चला जा रहा है, माइनस जीरो, तो ये माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, माइनस जीरो, इट विल बी माइनस 9 इंटू 10 पावर 9 जूल। हाँ, तो ऑब्वियसली वो निगेटिव साइन है, यानी उनको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी अब अलग करने के लिए, अभी उनके पास इतनी एनर्जी ऐसी है कि वो उसको बांधे रखी हुई है। इसलिए मैं कंफ्यूज था कि माइनस साइन ये क्यों गायब हो जा रहा है, ठीक है ना, माइनस साइन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन इज आस्क्ड इन सीबीएसई 2019। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C is charged to V volt by a battery. Alright, after some time the battery is disconnected and the distance between the plate is doubled. Now a slab of dielectric constant K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस किया गया, K की वैल्यू 1 और 2 के बीच में इज इंट्रोड्यूस्ड। हाउ विल द फॉलोइंग गेट अफेक्टेड? फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये कैसे चेंज होता है। सेकेंड वन इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। फर्स्टली, एज वी नो the capacitance, solution में कुछ यहां कर रहा हूं, the capacitance C is equals to epsilon naught A by D होता है, हमने पढ़ा है। This D is the distance between the plates, A is the area of the plate, epsilon naught is the मीडियम ऑफ दी कैपेसिटर, मतलब उसके अंदर जब एयर रहता है तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक होता कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, ऐसा डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते पूरा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका के होता, तब क्या होता, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाता, क्या होता, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। और अगर मान लीजिए हमने इसके प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल डी है, उसको हमने डबल कर दिया, दुगना कर दिया। इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज डबल्ड, डी इज डबल्ड, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट 2d कर दिया, तो C डैश विल बी एप्सिलॉन नॉट A by 2d, this will be 1 by 2 times of epsilon naught A by d, so can be written as C, or we can say C by 2, यानी कैपेसिटेंस आधा हो जाता है। यानी फर्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का कि बैटरी डिस्कनेक्ट की गई, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज डबल, यानी पहले वाला केस क्या कह रहा है, C डैश जो होगा वो C by
2 हो जाएगा। नाउ अब इसी में जब हमने डिस्टेंस डबल कर दिया, जब डिस्टेंस डबल कर दिया उनके बीच की, तो कैपेसिटेंस आधा हुआ। लेकिन उसी समय में हमने क्या किया, जब डिस्टेंस डबल किया उसको पूरा एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, कैपिटल के। तब क्या हुआ, अब कैपेसिटेंस को उससे भी ज्यादा हो जाना है, C डबल डैश विल बी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगा, लेकिन A बाई 2D भी होगा, तो ये K मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नए वाले कैपेसिटेंस में ना, KC डैश, या हम इसको कह सकते हैं KC बाई 2, यानी अब डबल किया डिस्टेंस और फिर डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो क्या हो गया KC बाई 2। तो C डबल डैश आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक दिस बिकम्स KC बाई 2, यानी हमको ये वाला यूज करना रहेगा कैपेसिटेंस। अभी हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है और कैसे एनर्जी स्टोर बदलता है। तो ये तो हमारी दो कंडीशन मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, ये दो, जिससे आपको याद रहे। व्हेन डिस्टेंस डबल, और ये क्या है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड। समझ रहे होंगे। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसके साथ क्या होगा जब हम ये दोनों काम कर दें एक कैपेसिटर के साथ, पहले डिस्टेंस डबल करें फिर डाइलेक्ट्रिक डाल दें। अब देखिए फील्ड कैसे चेंज होगा। तो अब देखिए हमको पता है कि फील्ड के लिए अगर डाइलेक्ट्रिक के हो तो फील्ड जो होता है वो क्या होता है, अगर डाइलेक्ट्रिक के बिना हो तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और डाइलेक्ट्रिक के साथ हो तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट Ka, यानी K एप्सिलॉन नॉट A। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर डबलिंग डिस्टेंस एंड इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक। देखिए सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्टेंस डबल करने का असर नहीं पड़ रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे केवल फॉर्मूला E डैश का क्या हो जाएगा। देखिए कहीं भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट A जब हम फॉर्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वहां पे D नहीं आता, इसीलिए यहां पे Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A, ये हमारे डाइलेक्ट्रिक के साथ का फील्ड होगा जब डाइलेक्ट्रिक डाल चुके। कहीं भी D का इंट्रोडक्शन नहीं है तो हम कह सकते हैं 1 बाई K Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और Q बाई एप्सिलॉन नॉट A हमारा इनिशियल फील्ड है जब डाइलेक्ट्रिक ना ही प्लेट डबल की गई ना ही डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया। प्लेट डबल करने के बाद भी यही रहता, तो 1 बाई K Q बाई एप्सिलॉन नॉट A हम कह सकते हैं इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपॉन K। अब आप बताइए K की वैल्यू है 1 से 2 के बीच में, यानी 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो K डिनोमिनेटर में 1 से बड़ा क्वांटिटी आ गया। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है ना, सो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, कितना, K फ्रैक्शन से डिक्रीज कर जाएगा। नाउ ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, नाउ फॉर सेकेंड पार्ट हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हम निकाल सकते हैं हाफ CV स्क्वायर से फॉर्मूला, यानी कैपेसिटेंस पता चल जाए और पोटेंशियल पता चल जाए। सो वी नीड पोटेंशियल, क्योंकि कैपेसिटेंस तो हमको पता है और पोटेंशियल कैसे निकल सकता है उसको हम देखते हैं। देखिए या तो फिर अगर मान लीजिए पोटेंशियल हमें ना दिया हो, चार्ज पता हो, लेकिन क्या चार्ज को बढ़ाने की बात हुई, नहीं, तो Q स्क्वायर बाई 2 से भी हम यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा आसान दिख रहा है क्योंकि केवल कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, चार्ज तो हमको पता है कि नहीं चेंज कर रहे हैं। सो हम करते क्या है, हम Q स्क्वायर बाई 2 से यूज कर लेते हैं फॉर्मूले में। चलिए फॉर एनर्जी, अब देखिए नई वाली एनर्जी यूज कर निकालना है कितनी होगी, तो हमने कहा एनर्जी स्टोर्ड हम U से रिप्रेजेंट कर देते हैं, U डैश, नई वाली एनर्जी। तो नया कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितना है, फाइनल कैपेसिटेंस KC बाई 2 C डबल डैश, तो हम लिख सकते हैं हाफ
सी, दोनों प्रोसेस करने के बाद हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी डबल डैश। क्यों क्यू को नहीं चेंज किया? कहीं भी चार्ज को बढ़ाने घटाने की बात नहीं हुई है और ना ही पोटेंशियल को चेंज करने की बात हुई है, तो क्यू ही चार्ज रहेगा। अब देखिए क्यू स्क्वायर यही रहेगा 2, लेकिन सी डबल डैश क्या हो जाता है दोनों प्रोसेस करने के बाद? के सी बाई टू, के सी बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 बाई के अलग रहने दो, क्यू स्क्वायर बाई सी हो रहा है, क्यू स्क्वायर बाई सी बन रहा है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमने क्या किया 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2 बाई के, उधर क्या दिख रहा है क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये देखिए यानी 2 बाई के और क्यू स्क्वायर बाई 2c क्या है? जब हमारा ना ही डबलिंग हुई हो और ना ही हमने इंट्रोड्यूस किया हो डायरेक्ट्रिक को, तब का ये कैपेसिटेंस है, यानी इनिशियल कैपेसिटेंस है। तब क्या ये एनर्जी है यू, इनिशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c इनिशियल एनर्जी। तब आप देखिए यू 2 बाई के। अब जरा सोचिए के की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, के की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है और 2 अपॉन 1.5 क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। 2 अपॉन 1.3 क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। क्योंकि k की रिस्ट्रिक्शन है कि वो 2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये नंबर हमेशा 1 से बड़ा आएगा जब 1 और 2 के बीच में हो k। इसका मतलब चूंकि हम u में एक 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.5 गुना कर रहे हैं, 1.25 गुना कर रहे हैं, इट मीन्स u इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन दिस केस जब 1 से 2 के बीच में, तो हम क्या देंगे एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस, एनर्जी stored is increasing जब हम ये दो प्रोसेस करें तो डिस्टेंस डबल करके डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं दैट इज फ्रॉम सीबीएसई 2018। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सीबीएसई 2018। इट सेज 3 charges Q minus 4Q and 2Q are arranged in an equilateral triangle having distances L, L and L, separation L, L and L. We have to find the magnitude of the resultant force acting on charge Q. इस वाले चार्ज पे लगने वाली रिजल्टेंट एक्टिंग फोर्स किसके कारण होगी? इसके कारण और इसके कारण, इनका रिजल्टेंट निकालना है पहली चीज। दूसरा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट फॉर्मेट में अरेंज है। हमें इसको जब सभी चार्जेस को इनफाइनाइट पे भेज दिया गया 3 अलग अलग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तब इसका टोटल वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो देखिए पहले वाला तो हम कर लेंगे, अभी आसान सा है। दूसरा देखिए जब सारे चार्जेस को इकट्ठा, हमने पहला क्वेश्चन जो देखा 2020 में जो आया वो इसी का ठीक उलट था, एकदम उल्टा इसी क्वेश्चन का, चार्जेस कुछ अलग थे बस। तो वहां पे देखिए क्या था कि चार्जेस को लेके आया गया, तो लेके आके इक्विलेटरल ट्रायंगल में अरेंज करने में हमें कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ी। वही एनर्जी हमें उतनी ही उल्टी लगानी पड़ती है जब हमको उनको दोबारा वापस भेजना हो। यानी हम ये पता करें कि इसको अरेंज होने में, यानी इस पूरे सिस्टम की जो इस तरह अरेंज खड़ा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर हम उस पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लें तो उतनी ही एनर्जी हमें अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उनको तोड़ने के लिए लगानी पड़ेगी। जैसे जब अभी हमने देखा था कि -9 × 10⁻² जूल्स एनर्जी आई थी उसकी, उतनी ही एनर्जी प्लस में, यानी 9 × 10⁻² जूल एनर्जी हमको खर्च करनी पड़ेगी उसको अलग करने में पहले वाले में, यानी वैसा ही कुछ यहाँ पे हम करने वाले। बाकी पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं फिर दूसरे पे आते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले तो इस पे लगने वाली फोर्सेस लिखे 2Q के कारण। देखिए Q और 2Q दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे से अपोजिट, यानी इधर की ओर फोर्स लगेगी, है ना। और इन दोनों के कारण जो फोर्स लग रही होगी, यानी -4Q और Q के कारण
ये इधर की ओर लग रही होगी, क्यों? क्योंकि -4q बड़ा है, ये q को अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच का एंगल मैंने माना, देखिए माना क्या, ये 60 60 60 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 120, है ना, 120 डिग्री। अब आप देखिए मैंने इस फोर्स को जो इनके बीच लगी इसको नाम दिया F1, फोर्स F1। इसके बीच जो फोर्स लगी q और -4q के बीच, इसको मैंने नाम दिया F2। ठीक है, यही दोनों हम निकाल लें और इनके बीच का रिजल्टेंट निकाल लें तो हमें अपना रिजल्ट पहला वाला पार्ट मिल जाएगा। सो फोर्स बिटवीन Q एंड 2Q F1, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, या वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो लिख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q और 2Q यानी 2Q स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है L स्क्वायर। कूलम्स लॉ लगा रहे, अलोंग किधर होगी ये फोर्स की डायरेक्शन, अलोंग C से A की तरफ, अलोंग CA। ठीक है, CA हम वेक्टर नाम दे देते हैं, CA वेक्टर की तरफ। फोर्स बिटवीन Q एंड -4Q, ये कैसी होगी F2 वेक्टर 1/4πε0। फिर से कूलम लॉ, Q × 4Q स्क्वायर। देखिए यहां पे साइन नहीं लेते, जब हम पोटेंशियल लेते हैं तब हम साइन लेते हैं चार्ज का, जब यहां लेते हैं तो हम वो उसको यहां पे हम इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, रिपल्शन है 4Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अलोंग किधर होगा ये A से B की तरफ, AB वेक्टर फॉर्म में, AB वेक्टर की तरफ ये दोनों हैं। अब आपको अगर हम मैग्नीट्यूड देखना हो तो मैग्नीट्यूड F1 का दुगना है F2, दिख रहा होगा 4Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर है, बाकी ये तो सेम है, ये 2Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, यानी F2 जो है वो F1 का दुगना है। F2 का मैग्नीट्यूड F1 के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए मॉड मैग्नीट्यूड का दुगना। ठीक है, अब हम इसका रिजल्टेंट निकालें, तो रिजल्टेंट इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री दिख रहा है। सो रिजल्टेंट F इज इक्वल टू, मैं केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, F1 स्क्वायर F स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, पैरेललोग्राम बस, F स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री। अब सभी वैल्यू हम 1/1 पुट कर देते हैं। देखिए F1 और F2 का मैग्नीट्यूड जो है, F2 जो है वो 2F1 है, हम यहां पे 2F1 रखते हैं, F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर, इसीलिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये स्टेप लिख लिया, 2F1 का स्क्वायर नहीं 4F1 स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 4F1 स्क्वायर प्लस 2F1 और F2 की जगह 2F1, 2 to the 4F1 स्क्वायर, और ये cos 120 होता है -1/2, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर माइनस 2 to the 4 2F1 स्क्वायर, ये कितना हो गया, 4 में से 2 गए 2, 2 1 3, 3F1 स्क्वायर यानी F स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट F स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू F1√3, ये आ गया। अब F1 की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए, तो आ गया कितना, F इज इक्वल टू 2√3Q स्क्वायर, 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2√3Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ये रिजल्टेंट हो गया हमारा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है उसको सॉल्व कर देते हैं। इसको भी देख लीजिएगा, प्रोसेस इजी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फॉर नेक्स्ट पार्ट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, U कितनी होगी, पहले AB के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, फिर BC, फिर AC, वही जो मैंने बताया था कि पहले वाले में लाने में कोई वर्क डन नहीं, दूसरे वाले में लाने में पहला वाला कुछ अपोज करेगा उसके कारण वर्क डन, तीसरे वाले लाने में दोनों का कंट्रीब्यूशन, ये हम कई बार कर चुके हैं। अब ये सारी वैल्यूज को अगर हम लिख लें तो
रिजल्टेंट हमारा क्या होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले u a b q -4 q स्क्वायर 4q स्क्वायर बाई l। देखिए हम केवल l है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, q1 q2 बाई r। ठीक है, दूसरे वाले के लिए प्लस bc -2 4 8, यहां माइनस साइन होना चाहिए, -8q स्क्वायर बाई l, और इसके लिए q इंटू 2q प्लस में प्लस 2q स्क्वायर बाई l। सो द रिजल्टेंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 8 4 12 में से 2 गए 10, ठीक है, यानी -10q स्क्वायर बाई l। तो ये तो हमारी वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो अभी है, यानी फाइनल है, यानी अभी या कह दें इनिशियल शुरुआत में। फाइनल तो अभी हमको इनको दूर लेके जाना। यू फाइनल क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ऑल द चार्जेस एट इनफाइनाइट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। सो द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सो वर्क डन यू फाइनल एट इंफिनिटी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की क्या हो जानी चाहिए? यू फाइनल 0 हो जानी चाहिए। सो वर्क डन इन डूइंग दिस W इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल तो 0 और माइनस ऑफ माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10q स्क्वायर बाई l। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, ये माइनस साइन हट जाएगा। तो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम some other years also. Thank you.